Hi, good evening, students. So today we will discuss the radius of electron. Calculate radius of electron. Okay. Radius of electron. Then velocity of electron. Velocity of electron. Then we will discuss potential energy of electron. Kinetic energy of electron. And total energy of electron. तो अपन ने लास्ट पार्ट में जिस तरह से देखा बोर्स के एटॉमिक मॉडल में, तो अपन 6 पोस्टुलेट पढ़ने से पहले ये कैलकुलेशन करना ज़रूरी है कि अपने को ये पता चलना चाहिए कि भाई वेलोसिटी इसके इलेक्ट्रॉन्स के रेडियस कैसे निकालना है और दूसरे एस्पेक्ट को पढ़ना है। तो फॉर फाइंडिंग आउट द रेडियस फर्स्ट वी विल डिस्कस द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले अपने को रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 को देखो ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 को अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बाय स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 रेडियस पता कर देते हैं ना इलेक्ट्रॉन का। इक्वेशन नंबर 1 को आप स्क्वायर कर रहे थे, वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी हैव स्क्वायर्ड इट। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से इसको डिवाइड करना है। अब इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करना है मतलब कि यू शुड डिवाइड बाय दिस वन। क्या है इक्वेशन नंबर 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE स्क्वायर R, और इधर क्या हो जाएगा MV स्क्वायर बाय R। ठीक है, इसको अपन ने वो किया और बाद में इसमें से कटिंग करेंगे, वी आर जाएगा, ओके, पाई एक जाएगा, पाई यहाँ नीचे पर चले जाएगा, 4 चले जाएगा, 4 चले जाएगा, एक आर इसके साथ चले जाएगा, ओके, एक आर इसके साथ चले जाएगा, उधर क्या बच गया, एक आर बच गया और एन बच गया। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन अपन ने डिराइव किया, जेड ई स्क्वायर मतलब जेड ई स्क्वायर अपन 4 पे एप्सिलॉन 0 आर जो था उसको अपन ने वो किया, कैलकुलेशन किया, कट किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है सेकेंड, ये क्वेश्चन क्या बच रहा है, क्या देखो इसमें से क्या क्या करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बच रहा है, और क्या बच रहा है, बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई, फिर यहाँ बच रहा है एप्सिलॉन 0 के अपॉन क्या बच रहा है नीचे, जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर जाके, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, तो जेड ई स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में बच रहा है, और उधर से उस साइड क्या बच रहा है, इसके एम आर बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर एम आर बच रहा है, एम आर बच रहा है। तो ये इक्वेशन में अपन आर इजीली निकाल सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। ओके, ये आपका आर आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो आप लोग। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करने का। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ओके, पाई और एम भी कांस्टेंट में लेंगे अपन, और ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ शेल एम जो है वो बाहर निकल सकता है इससे, और जेड स्क्वायर निकलेगा। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आर का अपने को एक जो मेथड शॉर्टकट मेथड से आर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, आर इसमें एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय पाई एम ई स्क्वायर, ये सब चीज़ें जो है कॉमन हो सकती है, ये सब चीज़ों को अपन कॉमन कर सकते हैं, इनटू यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर बाय जेड। ओके, तो ये कॉमन निकाले आपने, तो आर के लिए इस कॉमन की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री में दिया जा रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री में। तो ये रेडियस को अपन ने सिंप्लीफाई किया। एग्जाम में जनरल यही पूछता है, लेकिन अगर आपको नीट और जी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई सिंप्लीफाइड करके 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ये है, ये आप रेडियस जो है निकाल सकते हैं, ये आर एन शेल के लिए, ये आर एन शेल के लिए है ना, ये आर
nth शेल के लिए निकाल रहे हैं अपन, तो आर nth शेल में क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट शेल, एक क्वेश्चन अगर करेंगे अपन इसमें, तो आर nth शेल के लिए क्या है, आर nth शेल के लिए क्या है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री। तो इसको, इसके लिए अपन एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको नोट डाउन करिए और ये प्रॉब्लम ओपन करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट द वी हैव टू फाइंड आउट R for the first, second and third shell for H atom. So suppose we have to find out R for first, second and third shell. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शेल के लिए आपको R फाइंड करना है ऑफ H एटम। H एटम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शेल के लिए आप R फाइंड कर रहे हैं, तो कैसा करेंगे इसको, तो यहाँ पर आप इसमें पुटअप करेंगे एन शेल के लिए। अगर फर्स्ट शेल के लिए तो कितना हो जाएगा वो 0.53, अगर R1 के लिए फर्स्ट शेल के लिए तो 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन H का कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट आ गया। सेकेंड, अगर आप सेकेंड के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर R2 शेल के लिए तो कितना हो जाएगा 0.53 इंटू सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर करेंगे आप, ओके, अपॉन 1 का तो वैसे ही जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, मतलब कि 0.53 इंटू 4, 4 3 12, 4 5 20, 21, 2 4 0 0 एंड 2.12, ये आ गया 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री। ओके, ये है सेकेंड शेल के लिए। आर को अगर आप थर्ड शेल के लिए फिर फाइंड करेंगे इसी तरह से तो कितना हो जाएगा 0.53 इंटू 9, थर्ड शेल के लिए करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 0.53 करेंगे तो 0.53 इंटू 9, हाउ मच, 9 3 से 27, 2 9 5 से 54, 57 कैरी ओवर 5, 9 9 5 से 45, 9 5 से 45, 5 ओके 57 4, 9 0 से 0, ये 4.77, ये कितना आ जाएगा 4.77 आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री। तो फर्स्ट शेल के लिए 53 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 4.77 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री। तो इस तरह से अपन एच एटम का फर्स्ट रेडियस पता कर रहे हैं, तो फर्स्ट शेल का, सेकंड शेल का, थर्ड शेल का, इस तरह से अपन ने आर निकाल लिया रेडियस। ओके, तो फर्स्ट शेल के लिए, सेकंड शेल के लिए, ऑर्बिट के लिए, तो इसके लिए अलग अलग आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री में आपने ये निकाला। अब अपने को पता करना है इसकी वेलोसिटी क्या है। इसकी वेलोसिटी अगर निकालना है आपको, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। तो शेल कौन सा हो सकता है, शेल एन है, एन इज इक्वल टू 1 हो सकता है, एल है, एन इज इक्वल टू 2 हो सकता है, एन इज इक्वल टू 3 हो सकता है, एन इज इक्वल टू 4 हो सकता है। तो ये सारे शेल जो है क्या है, के एल एम एन इस तरह से, और आगे के एल एम एन ओ इस तरह से आगे ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बोर्स का जो ये जो है ये आपको पता करना है अगर, तो इसके लिए ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए ही ये एप्लीकेबल है, बाकी जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ लिथियम का निकालो, ठीक है, लिथियम का निकालो या बेरिलियम का निकालो, ओके, बेरिलियम का निकालो, लिथियम का निकालो या हीलियम का निकालो, ठीक है, तो इन पे ये वैलिड नहीं है डायरेक्ट इनके एटम पे, बट इनके आयंस पे वैलिड है। हीलियम पे नहीं है मगर He+ पे है, ओके, लिथियम पे नहीं है मगर लिथियम की Li2+ पे है, बेरिलियम पे नहीं है लेकिन बेरिलियम के इस आयन पे है, 3+ पे है। तो ये सिंगल, दिस बोर्स का ये मॉडल जो है ये रेडियस निकालने के लिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही वैलिड है, दूसरे पे नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की है। ओके, दिस मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी कि ये इस पे वैलिड है। ओके, इट इज़ वैलिड ऑन H+, इट इज़ वैलिड ऑन Le++, और ये बेरिलियम पे भी वैलिड है। ओके, लेकिन इनके सिंगल एटम पे नहीं वैलिड है, लेकिन इनके आयन पे जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, जैसे इन्होंने हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तब ये इस पर वैलिड है। लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब इस पर वैलिड है। बेरिलियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब इस पर वैलिड है, यानी कि इट इज ओनली वैलिड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही ये वैलिड है। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्टेन
तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ एच एटम, तो किस में रेडियस फर्स्ट शेल का एच एटम में जो है वैलिड होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एच लाइक एटम या एच के जैसा एटम या एच एटम के ऊपर क्यों होगा। तो दूसरे जो एटम्स हैं उनके ऊपर ये वैलिड डायरेक्टली नहीं होगा, जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आ जाएंगे तभी इन पे वैलिड होगा। तो हीलियम पे नहीं वैलिड नहीं है, मगर He प्लस पे वैलिड है, लिथियम पे नहीं है, Li प्लस प्लस पे वैलिड है, बी पे नहीं है, बेरिलियम 3 प्लस पे ये वैलिड है, यानी इट इज वैलिड ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओके, सो नाउ वी विल फाइंड, तो ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से अपन ने रेडियस निकाला है इसका, शेल का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शेल का। अब अपन लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में वेलोसिटी कैसे निकालना है इसकी, वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालना है अपने को, है ना। तो अपने पास अभी आर भी निकल गया है, एक आर है ना, इसको तो भूलो, इसको थोड़ा। अब आर देखते हैं अपन, ये वाले इक्वेशन से अपन आर निकाला था, अब आर को देखते हैं। आर क्या निकाला था अपन ने, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ओके, ये अपन ने आर का एक इक्वेशन है, ये थर्ड वाला जो अपन ने निकाला था, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, ठीक है, जो लास्ट में थी, कौन सी है वो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, ठीक है, एन एच बाय टू पाई। यहाँ पर अपन आर की वैल्यू पुट अप कर देंगे, आर अपने को पता है, या आर की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यूज में पुट अप करेंगे अपन। तो ये कितना हो जाएगा, एम वी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। इक्वेशन ऐसा होगा, इक्वेशन ऐसा होगा, है ना। अब इसमें से क्या क्या कटता है उसको अपन काट सकते हैं, है ना, जो जो कटेगा उसको अपन इजीली काट लेंगे। तो इसमें एन एच एक एक कट जाएगा यहाँ से, है ना, और पाई भी कटेगा, पाई भी कट जाएगा, ओके, पाई भी कटेगा यहाँ से। तो इस तरह से अपन, आपकी को जो वी है, वी को अपन इस साइड लेंगे और वेलोसिटी निकालना है, तो वी निकालना है अपन, तो अपन क्या करेंगे, वी को इस साइड लेंगे और एम जो है वो नीचे चले जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, एम भी कटेगा, है ना, एम भी कट जाएंगे, तो पाई बच गया, पाई बच गया, एप्सिलॉन जीरो बच गया। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे आप, तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो टू एच एप्सिलॉन जीरो एन, टू एच टू पाई एप्सिलॉन जीरो, टू पाई एप्सिलॉन जीरो एन, टू पाई टू एच, सॉरी एक एच बच जाएगा, एच एप्सिलॉन जीरो एन। ओके, तो v की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या आ गई, टू जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन जीरो एन। तो ये जो इक्वेशन, ये जो आई है बस इक्वेशन वेलोसिटी की, इसका अपन इसमें से कांस्टेंट निकालेंगे बाहर, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, मतलब कि v इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन जीरो, ये पूरा कांस्टेंट है, इनटू यहाँ पर क्या बच गया ऊपर में, एन बाय जेड। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आएगी 2.18, इसकी वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर
6n/z और z/n, है ना, z/n, सॉरी ये बच गया z/n, z/n, z/n मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट बताना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में पुट करेंगे यानी एच एटम की, तो सपोज एच एटम के लिए बता रहे हैं आप, तो यहाँ पर z1 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.816 हो जाएगा। और अगर आप सेकेंड शेल के लिए बताएंगे, तो सेकेंड शेल के लिए बताना है अगर, तो आप क्या करेंगे 2.18 इंटू 10⁶, ये हो जाएगा आपका 2/2 अगर हीलियम के शेल के लिए बता रहे हैं आप, अगर हीलियम के लिए बता रहे हैं। और अगर हाइड्रोजन के लिए बता देंगे आप, हाइड्रोजन आइटम के लिए बताएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। और हाइड्रोजन के लिए बताएंगे, तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए बताएंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 2.18 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने वेलोसिटी निकाली हुई इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फंडा हो गया। अब इसके बाद निकालना है तीसरी चीज़ अपने को कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब निकालना है तीसरा अपने को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। निकालना है अपने को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे आप इलेक्ट्रॉन की? पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, पीई। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आपका एक न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको बोलेंगे अपन पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको क्या बोलेंगे, ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि पुल है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ, और ये काइनेटिक एनर्जी। तो पहले अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, हाफ mv² इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अपन पुटअप करेंगे इसको, क्या पुटअप करेंगे अपन, एम वी अपने को वैल्यू पता चल गई है, वी की वैल्यू क्या है अपने को पता चल गई है। वी की वैल्यू क्या है, वी इज नथिंग बट व्हाट इज वी इज इक्वल टू ze² अपॉन ze² अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 n, 2h एप्सिलॉन 0 n, ओके। ये अपना वी था, तो उसको आप पुटअप करेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको स्क्वायर करना है आपको, यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो हाफ एम वी की पूरी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया अपन ने, तो ze² अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 n, ओके। तो व्हेन यू स्क्वायर दिस वन, व्हाट यू गेट, हाफ m z² e4 बाय 4, ओके, h² एप्सिलॉन 0² n², ओके। अब इसमें से अपन कॉमन निकालेंगे, इसमें से 1/8 कॉमन निकल गया, 1/2 था, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे और ये कॉमन निकल गया, ओके। तो ये 1/2 से कॉमन हो गया, 1/8 कॉमन निकल गया, 1/8 आपने कॉमन निकाला। और अब इसमें से कॉमन टर्म्स को आप सेपरेट कर दो, क्या आपके कॉमन टर्म्स सेपरेट हो जाएंगे, आपके कॉमन टर्म्स सेपरेट हो जाएंगे। क्या कौन कौन से, एक तो m है, तो आपको m को कहाँ डालना पड़ेगा, m e4 हो जाएगा, m इंटू ई ऊपर हो जाएगा ना, तो m इंटू e4, ठीक है, अपॉन h भी कांस्टेंट है ना, h² भी कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन 0² भी कांस्टेंट हो गया, ओके। और बाहर क्या निकला आपका, बाहर निकल गया आपका z² अपॉन n², z² अपॉन n² बाहर निकल गया, बच गया। तो ये पूरे को आपने एप्सिलॉन 0, इसमें 8 भी आ जाएगा, 8 भी इसमें आ जाएगा ना, तो 8 भी इसमें आ जाएगा 1/8, तो 8 भी इसमें आ गया, तो ये इसका कांस्टेंट में आ गया पूरा। तो एक्चुअल इसकी वैल्यू अब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितनी होती है, वो है 13.6, कितनी है 13.6 इंटू z² बाय n², है ना,
काइनेटिक एनर्जी ये काय में देती है, काइनेटिक एनर्जी अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे, काइनेटिक एनर्जी काय में आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना आ गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जब वो इधर है, इसमें इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। ओके, तो अब आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन की, तो व्हाट विल डू, एक चार्ज है सपोज इस पे चार्ज है, ये एक Q1 चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रॉन पे Q1 चार्ज है और यहाँ से Q2 है, ये रेडियस R है जो भी एक डिस्टेंस है बिटवीन, है ना। तो जब एक पे अगर इलेक्ट्रॉन पे एक पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, Z पॉजिटिव चार्ज है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालेंगे तो यहाँ पर इस पे चार्ज नेगेटिव आना चाहिए। तो जब पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे चार्ज लेना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है अपन पोटेंशियल एनर्जी का क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R, ये निकालने का फॉर्मूला है ना। और ये नेगेटिव में रहेंगे हमेशा, ये हमेशा नेगेटिव में रहेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में अपन काय की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको R मालूम है। ओके, आपको R मालूम है और आप Q1 Q2 ये दो चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज क्या है, एक ही नेगेटिव है Z प्लस है। तो इनको आप क्या करेंगे इज इक्वल टू -1/4πε0, यहाँ पर Q1 Q2 में क्या लिखेंगे आप E इंटू Z, है ना, अपॉन R की वैल्यू आप पुटअप करोगे, जो भी R की वैल्यू है ना, इसमें आप R की वैल्यू पुटअप करोगे। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, n²h²ε0, यहाँ पर क्या आ जाएगा n²h²ε0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इसके सिंप्लीफिकेशन और करने पर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, और सिंप्लीफिकेशन करने पर ये आ जाएगा mz² अपॉन इसके आर की वैल्यू क्या करेंगे अपन, आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू क्या है आपको पहले मालूम है ना, आर की वैल्यू क्या है Z² अपॉन आर की वैल्यू है h²ε0 n²h²ε0 πmz², क्या है R इज इक्वल टू n²h² R इज इक्वल टू n²h² ε0 πmz², ε0 πmz²। ओके, ये आर की वैल्यू, तो वो पुटअप करेंगे आप। तो जब आर की वैल्यू आपने पुटअप किया तो इक्वेशन किस तरह का हो जाएगा, जब आप आर की वैल्यू पुटअप करेंगे तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा mz²e4, ये आर की वैल्यू आपने पुटअप की है n² πmz²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, जो कटेंगे कट सकता है कटेगा, है ना, इसमें से एप्सिलॉन पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन कट जाएगा, पाई कट सकता है, एप्सिलॉन कटेगा, जेड कट जाएगा। तो जो कटेगा वो कटेगा और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअल अपने को क्या मिलेगा, mz²e4, mz²e4 अपॉन mz²e4 अपॉन 4ε0² h² n², 4ε0² h² n² बच जाएगा इसमें। अब इसमें से क्या कर, ये सब नेगेटिव में रहेगा, ये सब नेगेटिव में रहेगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पे रेस्ट पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर तो वो नेगेटिव में रहेगा। तो ये फाइनली इसको अगर आप इक्वेशन को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वी विल गेट व्हाट विल गेट इज -2, दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया आपने तो 2 4 से 8 हो गया, 2 से कट करेंगे 2 को, ठीक है, तो -2 बचेगा आपके पास, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू
जो टोटल अपने कांस्टेंट निकालेंगे वो कितना आएगा 13.6। अब इसमें से आपने जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर बाहर निकल जाएंगे, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट में रहेंगी। कौन कौन सी कांस्टेंट में रहेंगी? ME4 बाय एप्सिलॉन ज़ीरो स्क्वायर, ठीक है, और एच स्क्वायर, ये सब इसमें रहेंगे, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब इसमें इनका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यह आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डेट इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव है। -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब आपको टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक आपने निकाला, ये फर्स्ट अपन ने निकाला काइनेटिक एनर्जी। सेकंड अपन ने आर की वैल्यू पुट करके नेगेटिव में, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है तो वो नेगेटिव आएगा हमेशा, तो वो नेगेटिव साइन आपका सामने रहेगा। तो वो -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ रही है। अब वी विल मूव फॉरवर्ड एंड कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपने को कैलकुलेट करना है, मतलब कि आपको इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपको प्लस करना पड़ेगा। सो नोट इट डाउन, या पॉज करके आप देखो वीडियो को। अपन आगे बढ़ रहे हैं। वी विल कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी अपन इलेक्ट्रॉन की अपन कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या है वो? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितने होता है आपको? -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब इसको मेरे को किसके साथ में ऐड करना पड़ेगा? मेरे को काइनेटिक एनर्जी के साथ करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों मेरे को, इन दोनों को टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी को मैं अगर कैलकुलेट करूँगा इनमें, तो इन दोनों का क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? टोटल एनर्जी जो है मिलेगी वो नेगेटिव में आएगी। टोटल एनर्जी मेरे को मिलेगी नेगेटिव में। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? कितनी मिली मेरे को? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो कटेगा वो कट जाएगा, और जो बचेगा उनमें क्या बचेगा? मेरे पास सिर्फ -13.6 बचेगा। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। ये टोटल एनर्जी आएगी जो कि नेगेटिव है। टोटल एनर्जी आई है आपके पास जो कि नेगेटिव है, -13.6। तो ये इसका फार्मूला है। ओके, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको उस फार्मूले में पुटअप करना पड़ेगा, -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आपको उसको पुटअप करना पड़ेगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो वो माइनस में होगी टोटल एनर्जी। ओके, तो इसी के से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे अपन कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है अपने को nth शेल ऑफ एच एटम में। एच एटम के nth शेल में अपने को टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो अपन इलेक्ट्रॉन के nth शेल में, ठीक है, अगर nth शेल में, तो टोटल एनर्जी अपने को फाइंड करना है, टोटल एनर्जी इन nth शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसा पता करेंगे आप? तो इसी के फॉर्मूले पुटअप करेंगे आप बार बार, है ना। सपोज अगर फर्स्ट एन इलेक्ट्रॉन किसके अपन को एच एटम के इसमें करेंगे, है ना, एन शेल में किसके? एच एटम में, एच एटम में कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं? एच एटम में। तो एच एटम में पुटअप करेंगे अगर आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा? पहले n इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, फिर दूसरा आप n इज इक्वल टू 2 करेंगे, आप तीसरा करेंगे n इज इक्वल टू 3, चौथा करेंगे n इज इक्वल टू 4। पहले n इज इक्वल टू 1 करके देखते हैं। -13.6 इंटू, अगर n इज इक्वल टू 1 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा उसका? n इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं आप तो ये 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मतलब कि पहले इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, पहले इसमें टोटल एनर्जी पहले वाले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल वाले। दूसरे शेल में कितनी होगी? -13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाय 1 यानी कि 4 है। तो आपको -13.6 इंटू 4 करेंगे, -13.6 इंटू 4 करेंगे तो दूसरे शेल में आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, है ना। उसी तरह से आप तीसरे के, यानी पहले आपने फर्स्ट किया 2, अब n इज इक्वल टू 3 करेंगे,
एन इज इक्वल टू 3 पे करेंगे -13.6 इंटू ये हो जाएगा 9/1 विच इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे, -1.5। तो ये शेल में ये अपना ये सपोज न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये पहला शेल, फिर ये इसमें कितनी है एनर्जी -13.6 वोल्ट, फिर दूसरा शेल, दूसरे शेल में एनर्जी कितनी होगी -3.4 वोल्ट, ठीक है। अब तीसरे निकाले अपन ने, तीसरे शेल में कितनी है एनर्जी, तीसरे शेल में एनर्जी कितनी होगी -1.5 वोल्ट। चौथे शेल में कितनी एनर्जी हो जाएंगी ये अपन अभी निकाल रहे हैं, चौथे शेल में कितनी हो जाएंगी -13.6 इंटू 4 का अपन स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा वो 16/1 हो जाएंगी, मतलब ये हो जाएंगी आपकी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की क्या है, फोर्थ शेल में टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की -85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मेरे को एक बात बताइए आप कि कहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एनर्जी, इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है फर्स्ट पे एकदम कम है, -13.6 मतलब इसकी टोटल एनर्जी कम है, ये बढ़ती जा रही है, -3.4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी तो मतलब वो बढ़ गई उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो वो थोड़ा सेकंड शेल पे आ गया। जब वो थर्ड शेल पे आएगा इसकी टोटल एनर्जी और बढ़ गई, -1.5 हो गई, और इसकी और बढ़ गई एनर्जी तो फोर्थ शेल पे आ गया माइनस पॉइंट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी है इसकी -0.85। इससे भी ज़्यादा अगर एनर्जी जो है एन से एन जो है अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर लेता है, एन इन्फिनिटी जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा एटम, तो इलेक्ट्रॉन एटम से छूट जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन एटम से छूट जाएगा तब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, टोटल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करना है तो वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेगा, यानी -13.6 अगर उसको है तो यहाँ पर मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी शैटर हो गई। मैक्सवेल बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे से गेटिंग फ्री फ्रॉम द एनर्जी एंड दे आर गेटिंग फ्रॉम द फ्री फ्रॉम द एनर्जी वो लूज करेंगे, हाँ, मगर वो एनर्जी लूज करेंगे या एनर्जी गेन करेंगे लेकिन ये फिक्स अमाउंट में एनर्जी लूज या गेन करेंगे। ये बोर ने इसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि ये फिक्स अमाउंट में, ये नहीं कि इसको जो भी एनर्जी चाहिए वो लूज कर लेंगे जो भी लेंगे। अगर -3.6 से 13.6 इसका वो है तो आप इसको एनर्जी जो देंगे वो उतनी ही एनर्जी लेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं लेगा वो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये सपोज ये 1.6 पे है, ओके, ये अगर सपोज इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर n इज इक्वल टू 1 पे है तो टोटल एनर्जी इसकी -13.6 है, तो ये एनर्जी कितनी लेगा 13.6 है, तो 13.6 से ये इतनी ही एनर्जी लेगा। सपोज इसको अगर मैंने 10 एनर्जी दे दिया, -13.6 है तो मैंने इसको 10 एनर्जी दिया, ऐड किया है ना, 10.0 की ऐड किया, तो ये नहीं लेगा क्योंकि ये कितना हो जाएगा इसका 3.6 हो जाएगा, 3.6 एनर्जी वाला ऐसा कोई शेल नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं जाएगा, ये एनर्जी नहीं लेगा, वो अपनी जगह बैठा रहेगा। जब तक कि मैं इसको 10.2 की एनर्जी नहीं दूंगा तब तक कि ये नहीं लेगा, 10.2 की लूंगा तो ये 3.4 पे आ जाएगा, -3.4 पे आएगा और ये जंप करेगा यहाँ से यहाँ पर सेकेंड शेल पर। इसी तरह से जब अगर मैं फिर से अगर मैं इसको 11 दूंगा एनर्जी, 13.6 पे अगर है ये, तो मैं इसको अगर 11 एनर्जी दे रहा हूँ 11.0 की, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 2.6, ऐसा कोई शेल ही नहीं है, वो नहीं लेने वाला ये एनर्जी, वो ये एनर्जी नहीं लेगा। हाँ, अगर मैं इसको 12.1 की एनर्जी दूंगा, 12.1 की एनर्जी दूंगा तो ये लेगा, 12.1 की एनर्जी लेगा क्योंकि ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक शेल है, थर्ड शेल, तो थर्ड शेल पे जंप करने के लिए ये +12.4 की एनर्जी ले लेगा और कहाँ पर जाएगा 1.5 से थर्ड शेल पे जाएगा। अब अगर मैं इसको इससे भी ज़्यादा और एनर्जी देने की कोशिश करूँगा, है ना, इससे ज़्यादा और एनर्जी कोशिश करूँगा मैं देने की, तो ये किस पे जाएगा, सपोज ये पाँच 7, तो मैं अगर इसको 12.75 की एनर्जी दूंगा, अगर मैं 13.6 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं इसको अगर 12.75 की एनर्जी दूंगा तो ये फोर्थ शेल पे जंप करेगा जब इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 0.5 -0.585 हो जाएगी।
और मैं अगर इसको टोटल 13.6 की एनर्जी दूंगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैं एनर्जी दूंगा इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा सीधा, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि ये फ्री हो जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसको इन्फिनिटी में चले जाएगा, है ना। तो ये इसकी एनर्जी लेवल से फ्री हो जाएगा। तो 6 पोस्टुलेट में जो बोर ने पहले बोला था कि एनर्जी ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा, तो मैक्सवेल की थ्योरी खराब हो गई यहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज ऑल्सो एनर्जी, बट दैट इज इन ए स्पेसिफिक अमाउंट। यानी जो एनर्जी है वो लूज भी करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट में करेगा। बोर ने बोल रहे हैं कि ये जो एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन, मगर वो ऐसी इस तरह से लेंगे जैसे क्लास है, तो इसमें 70% के बच्चे बैठे हैं, 60 के बैठे हैं और 40 के बैठे हैं, और सब में आगे 90 वाले बैठे हैं, तो वो उतनी ही एनर्जी लेगा, बीच में कुछ नहीं होगा। फोर्थ से बच्चा पास होकर फिफ्थ में जाएगा, फोर्थ से पास होकर 4.5 में नहीं जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी के लेवल है जो उसके फिक्स्ड अमाउंट में ही लेगा वो एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है, जो कि बोर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स का अब एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो उसका 6 पोस्टुलेट क्या बता रहा है, बोर का 6 पोस्टुलेट देखेंगे तब ये आपको समझ गया, क्लियर हो गया कि ये एनर्जी उतनी लेगा जो उसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर अपन बोर का 6 पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में लेक्चर भी फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर बोर का 6 पोस्टुलेट क्या स्टेट कर रहा है, बोर का 6 पोस्टुलेट बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन accept energy and can lose energy। ये मैंने बता दिया आपको, ये कर रहा है, लेकिन एनर्जी को लूज और एक्सेप्ट कर रहा है एक फिक्स चीज में, है ना। तो ये जो लेवल है, तो इट एक्सेप्ट द एनर्जी, इट विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल्स कॉल्ड द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इतनी एनर्जी लेके ये जब ये लेवल पे जा रहा है, सपोज मैंने इसको -13.5 था तो उसको मैंने एनर्जी दिया -3.4 का, जो भी एनर्जी मैंने इसको दिया, तो इसने 12.1 का एनर्जी लिया और 3.4 पे आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो जितना ले रहा है वो, ठीक है, एक्सेप्ट्स द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स द एनर्जी, है ना, एंड जम्प्स टू हायर लेवल। ये हायर लेवल पे अगर जंप करेगा तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो गया। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एनर्जी, है ना, ये एनर्जी लूज करेगा और वापस बैक जा रहा है, अगर ये -3.4 है, इसमें मैंने और एनर्जी डाल दिया और एनर्जी इसको लूज कर दिया इसमें, है ना, तो इसने 12.1 की एनर्जी लूज किया, तो ये वापस बैक जाएगा। तो इसको ये जब अगर लूज एनर्जी कर रहा है, लूज एनर्जी, है ना, लूज एनर्जी एंड go back to the nucleus shell। तो न्यूक्लियस के पास वाले शेल में अगर जाता है वो, मतलब n=1 फर्स्ट शेल में अगर आता है, ठीक है, फ्रॉम n=2 सेकेंड शेल से, हाँ, तो क्या होगा, ये जो लेवल है इसका, इसको ये प्रोसेस को बोलेंगे डी एक्साइटेशन। इसको क्या बोलेंगे आप, डी एक्साइटेशन, वी कॉल इट एज डी एक्साइटेशन। इसको आप बोलेंगे डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाइल द रिवॉल्विंग इट कैनॉट गेन एंड लूजेस एनर्जी, electron gains or lose energy only the energy which are equal to the difference in two energy levels। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग के टाइम पे एनर्जी को लूज गेन नहीं कर रहा है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, while revolving electrons are not losing or gaining energy। Why they are losing and gaining energy? यानी इलेक्ट्रॉन कब लूज या गेन कर रहे हैं एनर्जी, वो जब ही कर रहे हैं जब वो दूसरे एनर्जी लेवल पे, तो दे गेन और लूज एनर्जी, दे गेन और lose energy only when
दे जंप फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। तो जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी पे जाएंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, ना कि रिवॉल्विंग के टाइम। तो इससे ये सिचुएशन से एनर्जी से जो है अपन ये पता चला कि बोर का मॉडल जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएंगे। तो और दूसरी बात उन्होंने एक और किया जो रुदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, जो कि स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि बीच के एनर्जी लेवल पे वो जाएंगे ही नहीं, तो वो बैंड कलर की दिखेंगे ही नहीं आपको स्पेक्ट्रम में। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो जहाँ एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आ रही है, और बीच में जो गैप्स आ रहे हैं स्पेक्ट्रम में वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी ले रहा है। वो 12.1 की एनर्जी ले रहा है 13.6 से 3.4 पे आने के लिए, -3.4 पे आने के लिए, ना कि 12 की ले रहा है, ना कि 11 की ले रहा है, 10.2 की ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 10.2 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले रहा है, ना कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले रहा है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसका, तो ये प्रोसेस जो है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये एनर्जी उसका एक स्पेसिफिक वो है बैंड, तो उसी पे ले रहा था, बीच के नहीं ले रहा है। तो इसी तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में बोर की थ्योरी कामयाब हो गई, बल्कि रुदरफोर्ड की नहीं हुई थी। तो इसलिए बोर की जो थ्योरी है उसको रुदरफोर्ड की थ्योरी के ड्रॉबैक्स में आता है। तो इसलिए जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छी तरह से बोर थ्योरी ने एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ पर नहीं दिखा रहे तो वो एनर्जी लेवल पे वो जाएंगे ही नहीं, तो वो कलर बैंड आपको दिखेंगे नहीं। जिस लेवल पे पहुँचेगी तो उस वो वोल्ट के कलर बैंड आपको दिखेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। थैंक यू।